नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अम्ल को जल में डालने से क्या होता है, यानी अम्ल की जल के साथ में अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि अम्ल के अंदर कभी भी जल को नहीं डालना चाहिए। ठीक है, जल के अंदर अम्ल को डाला जा सकता है, वो भी बिल्कुल सावधानीपूर्वक। आज बात करते हैं इन सभी अभिक्रियाओं जो हमने पढ़ी है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो इन सभी अभिक्रियाओं को एक फ्लो चार्ट द्वारा वापस समझते हैं, जिससे हमें सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। हमें विशेष ध्यान रखना है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, आप चाहें तो जब नोटबुक में काम करें इसके नीचे एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, एक एक। और अम्ल जो होता है वो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो लवण और जल बनाएगा। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, CO2 और जल का निर्माण करता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण, CO2 और जल का निर्माण करता है। इसके अलावा यदि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दी जाए तो लवण और जल बनेगा, और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, है ना, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बन जाएगी। आगे बात करते हैं इसी प्रकार क्षार की कुछ अभिक्रियाएं। तो देखिए, क्षारक जो होते हैं वो भी धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्षार की अभिक्रिया यदि धातु कार्बोनेट के साथ करा दें, बाइकार्बोनेट, तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो भी नहीं करेगा, क्योंकि ये भी कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इससे अभिक्रिया नहीं करेंगे। और क्षार की यदि अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवा दी जाए तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बन जाएगी और लवण और जल का निर्माण हो जाएगा। आइए बात करते हैं आगे का टॉपिक, सीधा लेते हैं अपन अम्ल और क्षार की प्रबलता। अम्ल और क्षार की प्रबलता, हालांकि एक टॉपिक ऊपर है अम्ल और क्षारकों की समानता, तो ये कोई खास नहीं है। तो अम्ल और क्षार की प्रबलता बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, किसी भी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक मात्रा में है तो फिर वो प्रबल अम्ल होगा। यदि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या ज़्यादा है तो फिर वो प्रबल क्षार होगा। तो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब अम्ल और क्षार की जो प्रबलता है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको कहते हैं सार्वभौमिक सूचक, यानी एक इंडिकेटर है। ठीक है, जो कि अन्य सूचकों का एक मिश्रण है। तो ये सूचक कैसे काम करता है ये बात करते हैं। ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कौन सा है, देखिए, और इस सूचक को कहा जाता है पीएच स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीएच स्केल। देखिए, पीएच स्केल क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हमें पता करना है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं, हमें पता करना है कि उनकी सांद्रता कितनी है। यानी हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक मात्रा में होंगे तो फिर वो पदार्थ जो होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और यदि हाइड्रोजन की संख्या कम है तो फिर वो दुर्बल अम्ल होगा, और नहीं है तो फिर वो क्षारीय पदार्थ हो सकता है, उदासीन हो सकता है। तो देखिए, पी का अर्थ जो होता है वो पुषांश है, और पी जो पुषांश शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी पी का अर्थ हो गया शक्ति और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो फिर इस पूरे का अर्थ क्या हुआ, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को ही कहा जाता है पीएच। ठीक है, तो आपके सामने एक पीएच स्केल बनी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पीएच स्केल बनी हुई है। इस पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक है। ठीक है, 0 से लेके 14 तक अंक है और बीच में 7 है। इसमें स्केल में क्या होता है, यदि 7 और 0 के बीच में है, कोई भी पदार्थ की पीएच जो है वो 7 और 0 के बीच में है, तो वो पदार्थ कैसा होगा, वो पदार्थ अम्लीय होगा। जिसकी पीएच 0 होगी वो बहुत ही ताकतवर अम्ल होगा, और जैसे जैसे 0 के ऊपर से बढ़ते जाएंगे उसकी पीएच कम होती जाएगी, पीएच बढ़ती जाएगी, कहने का मतलब वो उसके अंदर अम्लीयता का गुण घटता जाएगा। तो पीएच 0 है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर अम्ल है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी अम्लता घटती जाएगी, और जैसे ही वो 7 पर पहुंचता है तो वो विलयन हो जाता है उदासीन। ठीक है, उदासीन हो जाएगा, और 7 से बाहर निकलेंगे जैसे 7.1, तो फिर वो क्या शुरू हो जाएगा, क्षारीय, और क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और जैसे ही हम पहुंचेंगे 14 पर तो क्षारीयता की जो पीएच है वो सबसे ज़्यादा होगी। वो जो क्षार होगा वो प्रबल क्षार होगा, जिसकी पीएच कितनी हो,
जिसकी pH 14 हो वो प्रबल सार होगा, और जिसकी pH 7 हो वो कैसा होगा, उदासीन होगा, और जिसकी pH 7 से कम हो वो कैसा होगा, अम्लीय पदार्थ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, यह स्केल जो है 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और यहाँ पर स्केल में क्या देख रहे हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं जबकि सार में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ और डायग्राम है अपने पास में। देखिए ये डायग्राम क्या कह रहा है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या जो है वो बहुत कम है। अब हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ती गई वो अम्ल कैसा हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। जब हाइड्रोजन संख्या कम थी तो वो दुर्बल अम्ल था। दुर्बल अम्ल के उदाहरण जैसे सिरका, एसिटिक अम्ल, इसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। और प्रबल अम्ल ये रहा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऐसे कैसे हम सार के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ OH आयनों की संख्या बहुत कम है तो फिर ये दुर्बल सार है जिसको कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जैसे OH आयनों की संख्या बढ़ती है तो ये सार कैसा हो जाएगा, प्रबल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं हम कि यदि pH 7 से कम हो रही है तो उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, pH 7 से अधिक हो रही है तो उसकी सारीयता बढ़ेगी, और एग्जैक्ट 7 पर है तो फिर वो कैसा होगा, उदासीन होगा। और यदि 7 से कम हो रही है तो उसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ेगी, और 7 से अधिक हो रहा है तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होगी, अर्थात OH आयनों की संख्या बढ़ेगी। ये होती है pH स्केल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए pH स्केल का एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ, इससे कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जठर रस। जठर रस की pH बताई हुई है 1.2, और जठर रस होता है हमारे आमाशय में बनने वाला HCl। ठीक है, तो इसकी pH कितनी होती है, 1.2। देखो यहाँ होता है, बहुत ताकतवर होता है। नींबू का रस, नींबू की रस की pH होती है 2.2। ठीक है, नींबू के रस की pH 2.2। ठीक है, ये भी बहुत खट्टा होता है आपको पता है, इसलिए pH कम है। शुद्ध जल, जो पीने योग्य शुद्ध जल होता है उसकी pH होती है 7। ठीक है, और यहाँ नीचे लिखा हुआ रक्त, तो रक्त की pH होती है 7.4। ठीक है, उसके बाद में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसकी pH होती है 10, जिसको एसिडिटी में काम में लेते हैं ना, एसिडिटी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। और फिर आता है जिसकी pH है 14, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ताकतवर सार सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी pH कितनी है, इसकी pH है 14। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, हालांकि अपनी बुक में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। pH की जो एग्जैक्ट परिभाषा होती है वो यहाँ नहीं बताई हुई है और ना ही कहीं लिखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि pH की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है। pH स्केल की एग्जैक्ट परिभाषा होती है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। ठीक है, ये पुरानी बुक में परिभाषा थी, हमारे नई बुक में नहीं है, NCERT में। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणों को pH कहते हैं, और इसका सूत्र भी हुआ करता है pH बराबर -LOG। इसको लोग पढ़ते हैं और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, अंदर हाइड्रोजन आयन लिखते हैं और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये इसका सूत्र भी होता है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये pH का सूत्र हो गया और इसकी परिभाषा हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया। ये हमारा pH वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।